हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं उनके तारुफ के लिए मेरे पास शब्द कम पड़ रहे हैं, लेकिन यही कहूँगा कि हम सब की जो बेचैनी थी उनके लफ्ज़ों में उन्हें कहीं ना कहीं एक तरह का सुकून मिला, एक आवाज़ मिली। इरशाद कामिल, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत खैर मकदम आपका हमारी इस ख़ास मुलाकात में। और जैसा मैंने कहा कि ये किताब का ज़िक्र और इन सब से जुड़ी बहुत सारी बातें, हम जब आपके शब्दों को, आपके तमाम गीतों को सुनते हैं या आपको कहते हुए भी देखते हैं, किसी चीज़ को बयां करते हुए देखते हैं, तो हमें लगता है कि ये सारी हमारी ज़िंदगी की वो पुर्ज़ें हैं जिन्हें आपने बटोर कर हम तक पहुंचाया, हमें हमारी अमानत दी है। किताब के बारे में बताएं कि क्या कुछ रहा। एक तरह से कहते हैं कि एक इंसान की अपनी यात्रा होती है, उसको कई बार किताब की शक्ल में वो लेके आते हैं। बेसिकली काली औरत का ख्वाब जो एक किताब है, उसको मैं एक गीत की आत्मकथा कहता हूँ। एक सॉन्ग की बायोग्राफी है वो। ऐसे ही मतलब एक सॉन्ग की बायोग्राफी इन द सेंस कि उसमें बहुत सारे गीत हैं, हर कहानी में गीत होते हैं, ये सब लोग जानते हैं। बिल्कुल। लेकिन गीत की भी एक कहानी होती है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। तो वो गीत किस तरह से बना, उसकी प्रोसेस किस तरह से रही, वो क्या क्या दिक्कतें पेश आईं, किस तरह की चर्चाएं हुई, किस तरह की बैठकें हुई, क्या बहस मुबाहसे हुए, क्या मनमुटाव हुए, कहाँ पे सहमति हुई, कहाँ पे असहमति हुई, वो सारी चीज़ें इस किताब में हैं। और साथ में वो गीत भी है जो आपने में भी पहले सुना होगा, लेकिन आप कुछ वैसे हिस्से भी हैं जो उस गीत में नहीं है। जब आप एक गीत लिखते हैं तुम किसी कुछ ऑप्शंस भी बनाते हैं, तो उन ऑप्शंस में को आप उस गीत में नहीं सुनते, लेकिन इस किताब में वो ऑप्शन भी दर्ज हैं। बिल्कुल, उनको भी दर्ज किया गया है वो। तो वो इस तरह से आप कह लीजिए, मेरी पहली पिक्चर चमेली से लेके पहले फिल्म फेयर मिलने तक की जो एक गीतों की जर्नी है, एक गीतकार की जर्नी है, वो दोनों गीतों की जर्नी भी और गीतकार की जर्नी भी कि किस तरह से वो गीत बुनता है, वो आपको मिलेगी। वाकई जब आप ये बात कह रहे हैं तो जहन में एक बात हमेशा होती है कि एक आइडिया, मतलब आप उस आइडिया को ही आगे लेके जाते हैं, या कोई चीज़ ऐसी होती है जिसको आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, ज़िंदगी को ही ऑब्ज़र्व करते हुए, या अपनी ज़िंदगी में ही कुछ चीज़ें, घटनाएं ऐसी होती हैं जिनको आप अपने गीतों में शक्ल देते हैं, और बाकी फ़िल्म का एक माहौल होता है। इन सब में सबसे बड़ा सवाल आता है खारिज किया जाना। तो ये एक बड़ा, मतलब कहते हैं कि किसी भी लेखक के लिए वो प्रोसेस में सबसे अहम चीज़ होती है। तो वो कैसी कोई एक घटना जो शायद मेरे ख्याल से किताब में तो होगी, हमारे दर्शकों तक अगर आप पहुंचा पाएँ। जी देखिए, मैं दर्शकों को सिर्फ यहाँ ये कहने के लिए आया हूँ कि मेरी किताब पढ़ो। घटनाएं अगर मैंने ही सुनानी है तो किताब लिखने का फ़ायदा क्या है? जी जी। राइट। तो ये किताब लिखी हुई है, काली औरत का ख्वाब किताब का नाम है। तो वो खारिज होने वाली चीज़ें मैं बेसिकली इस तरह से मानता हूँ, एक बहुत ही मशहूर कोट है कि राइटिंग इज़ नथिंग बट री राइटिंग। आप अपनी चीज़ों को देखते परखते हैं और फिर दोबारा से लिखते हैं। वो सब प्रोसेस आपको इस किताब में मिलता है। बहुत सारी घटनाएं एक गीत को लिखते हुए होती हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, आपकी एक जर्नी होती है, हर पिक्चर में एक अलग जर्नी होती है। और उस पिक्चर में अगर मान लीजिए 5 गीत हैं या 6 गीत हैं, तो हर गीत की एक अलग जर्नी होती है। उस प्रोसेस में जाते जाते आप किस तरह से अपने आप को भी निखारते हैं बतौर गीतकार, बतौर इंसान, और गीतों को भी बनाते चलते हैं। ये एक ज़रूरी अहम कह लीजिए एक मुद्दा है जानने का। आप गीतों के ज़रिए, उसके लिखने के ज़रिए, उसकी कलम के ज़रिए, फिल्मों के ज़रिए एक गीतकार को कुछ पहचानते हैं या कुछ जानते हैं कि अच्छा ये इंसान इरशाद कामिल है, ये इस तरह के गीत लिखता है, बड़ा मायनी खेज़ गीत लिखता है, और या मायनी खेज़ गीत नहीं लिखता है, तो ये इसका लिखने का अंदाज़ ऐसा है, इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल करता है वो, और इस तरह से पिरोता है अपने ख़यालों को। अब ये आपने उस जो लिखने वाला है उसको आपने जान लिया, लेकिन
वो लिखने वाला एक कंप्लीट एज ए ह्यूमन बीइंग, एक कंप्लीट इंसान के तौर पे कैसा है, ये आपको गीतों के पीछे की कहानी बताएगी। तो वो कंप्लीट, अगर आप इरशाद कामिल को जानते हैं, सिर्फ गीतकार इरशाद कामिल को ही नहीं, बल्कि एक उस लड़के को, उस इंसान इरशाद कामिल को जानना चाहते हैं जो गीत भी लिखता है, तो आप काली औरत का ख्वाब पढ़िए। चलिए, आपकी इसी बात को उधार लेते हुए मैं अपना अगला सवाल रखता हूँ कि हम सभी की ज़िंदगी में ये चीज़ रहती है कि हम चाहते हैं कि लोग हमें उसी रूप में स्वीकार करें जैसे हम हैं। ख़ासतौर पर लिखने वाले लोग या अदब के पेशे से जुड़े हुए लोग चाहते हैं कि वो जैसे हैं लोग उसी छवि को ही स्वीकार करें। क्या माने कि इस किताब के ज़रिए आप और ज़्यादा करीब होने वाले हैं अपने जो पाठक हैं या आपको जानना चाहते हैं जो लोग, उसमें पूरी ईमानदारी बरती गई है, इस बात की भी हम पूरी उम्मीद रखें? जी बिल्कुल, बिल्कुल उम्मीद रखिए कि पूरी ईमानदारी बरती गई है इस किताब को लिखने में, क्योंकि ये किताब ऐसी किताब है जिसमें कभी मैं अकेला नहीं हूँ। मैं अकेला इसलिए नहीं हूँ क्योंकि ये म्यूज़िक सिटिंग्स की बात है। जब आप म्यूज़िक सिटिंग्स करते हो तो उसमें डायरेक्टर भी होता है, म्यूज़िक डायरेक्टर भी होता है, उसमें और भी बहुत सारे लोग होते हैं। अब सवाल जो आपने उठाया कि पहली बात तो ये कि इसमें ईमानदारी बरती गई है या नहीं बरती गई। अगर इस किताब में ईमानदारी ना बरती जाती तो वो जो इसका प्रारूप पहला होता है, पहला एक ड्राफ्ट होता है, फर्स्ट ड्राफ्ट जो मेरा इस किताब का था, उस फर्स्ट ड्राफ्ट पे उन सब दोस्तों के, उन सब मेरे साथ का काम करने वाले टेक्नीशियंस के साइंस हैं, हस्ताक्षर हैं उनके। उनको ये मैंने सुनाया है जो लिखा है कि मैं ये इस घटना को एज इट इज़ ऐसे ही लिखने वाला हूँ दोस्त। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कुछ मैं उसको तब्दील कर दूं, उसको मैं कुछ छुपा लूं, कुछ बता दूं। अगर किसी पिक्चर का गाना बनाते हुए या किसी पिक्चर के गाने पे बात करते हुए पुलिस वाला हमें पुलिस चौकी ले गया तो वो लिखा हुआ है उसमें। दिलचस्पी, ये एक बड़ी खास बात आपने बताया। हाँ, तो वो बात लिखी हुई है कि कैसे हम गाने पे डिस्कस कर रहे थे, डिस्कशन चल रही थी और बातचीत में वक्त का पता नहीं चला और वहाँ पुलिस गश्त कर रही थी और वो गश्त वाले जो पुलिस के साहब थे वो हमें कैसे चौकी तक ले गए। अब ये इतनी सी तो बात मैंने बता दी, बाकी आप किताब पढ़ के देखिए कि कैसी है, कहाँ लिखी है ये बात, है ना। तो ये इस तरह की बातें एज इट इज़ उसमें लिखी गई हैं, ये घटनाएं एज इट इज़ उसमें आई हुई हैं किताब में। और जहाँ तक आपने वो बात की कि क्या ये किताब मुझे मेरे फैंस तक या मुझे चाहने वालों तक या मेरे नौजवान दोस्तों तक जो मुझे गीतों के ज़रिए प्यार करते हैं और ज़्यादा उनके करीब लाएगी, यकीनन लाएगी। वो इस वजह से लाएगी कि मैंने कहा ना कि वो एक गीतकार इरशाद को अभी सिर्फ जानते थे, अब वो एक पूरे व्यक्तित्व को जानेंगे। और मेरा ये दावा है कि जो पूरा व्यक्तित्व है वो गीतकार से ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, जैसे आप बता रहे हैं कि जब हम फैंस की बात करते हैं, चाहने वालों की बात करते हैं, तो हम एक ऐसे दौर में हैं जहां इंस्टेंट कॉफ़ी, 2 मिनट नूडल्स का ज़माना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी बात कि बहुत मुश्किल हो रहा है लेखकों के लिए भी, क्योंकि ये सोशल मीडिया और बहुत सारी चीज़ें प्रभावित कर रही हैं सबको, कि उसमें जो महसूस करें वो लिख पाएँ। ये एक बड़ा इस चीज़ से जद्दोजहद हो रही है और इसी वजह से बहुत अच्छा पढ़ने को हम तरस जाते हैं। एक ऑब्जर्वर के तौर पे क्या मानते हैं, क्या वजह हो गई है, क्या ऐसा हो गया है कि अच्छे गीत मतलब आप लाएं कुछ और, लेकिन उसमें भी एक बहुत इंटरवल है, लंबा है, वो इंतज़ार लोगों का लंबा है, जो पढ़ने वाले हैं उनको बहुत मुश्किल होती है कि वो कहाँ से, मतलब आप आज के वक्त पे आप अच्छी किताब किसी से रेकमेंड, किसी लेखक से भी हो तो वो भी, उसे भी बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। तो ये खालीपन क्यों है? मुझे लगता है हमारा ना डिस्ट्रैक्शंस का सामान हमारे पास बहुत ज़्यादा है। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन का सामान हमारे पास कह लीजिए सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया हमें डिस्ट्रैक्ट करता है। अब पता नहीं, लोग कहते हैं कि वो मशहूर करता है,
ऐसा भी हो सकता है, मतलब ये भी माना जा सकता है किसी भी चीज़ के को देखने के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि डिस्ट्रैक्ट ज़्यादा करता है और उतना आपको कंसंट्रेट नहीं करने देता चीज़ों पे। अब अच्छी और दूसरी बात यह कि अच्छी चीज़ या बुरी चीज़, बुरी कहने में आपको ज़्यादा वक्त नहीं लगता। अच्छी चीज़ अगर आपको किसी चीज़ को अच्छा कहना हो तो ये सोचना पड़ेगा कि यार ये मुझे क्यों अच्छी लगी, इसमें क्या था जो अच्छा था, इसमें क्या वो बात थी जो मुझे खींच रही है। अब वो बात जो खींच रही है वो आपको तभी पता चलेगी जब आप उस चीज़ को थोड़ा वक्त देंगे। जैसे एक गाना, अच्छा गाना है, आपको अच्छा लगता है और फिर आप पहले उसके बोल सुनते हैं या धुन सुनते हैं या एक एक्टर को स्क्रीन पे गाते हुए सुनते हैं या किसी सिंगर की आवाज़ सुनते हैं जो लिप सिंक कर रहा है वो एक्टर। कोई चीज़ आपको अट्रैक्ट करती है, कोई भी चीज़। अब धीरे धीरे उस गाने की आपको क्वालिटीज़ पता लगने लगती है, क्योंकि आपको इनिशियली किसी चीज़ ने अट्रैक्ट कर लिया है। अब धीरे धीरे वो चीज़ आपके अंदर समा रही है, आपके दिलो जहन में पक रही है वो बात, वो आप उसको समझ रहे हैं उस पूरी बात को कि ओके अच्छा, अरे यार इसमें तो बांसुरी का जो पीस बजा है वो भी बड़ा कमाल का है यार, अरे वाह गिटार वाले ने क्या कमाल की रेफ बजाई हुई है। या तो ये बारीकियां हमें उस चीज़ की समझ में आती हैं। अब किसी चीज़ को हमने रिजेक्ट करना हो तो उसकी बारीकियों तक जाने की ज़रूरत ही नहीं है हमें। तो अब क्यों नहीं हमारे पास अच्छे गाने आ रहे, क्यों नहीं हम अच्छी किताबों के बारे में जान रहे, वो इसलिए क्योंकि हम खुद को ही वक्त नहीं दे रहे। हम खुद ही ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हमें क्या चीज़ अच्छी लगती है, क्या चीज़ बुरी लगती है। अब आप नॉर्मली किसी अपने दोस्त से जाके पूछ लीजिए बिना उसको कुछ पहले इत्तला किए कि तुझे कौन सा फूल पसंद है, वो कहेगा गुलाब। ये ज़रूरी नहीं है कि गुलाब उसकी पसंद है, ये सिर्फ इसलिए कि उसने ये सुना है कि गुलाब ही सबसे अच्छा फूल होता है या उसी की हाइप बनाई हुई है वैलेंटाइन डे ने या किसी और चीज़ ने, राइट। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ वही फूल है और वही दिखने में अच्छा है या उसी की खुशबू बहुत अच्छी होती है, बहुत हज़ारों फूल और भी होते हैं, राइट। तो ऐसे ही हम ना एक्चुअली बोरोड इंटेलिजेंस लेके चल रहे हैं। हम अपनी समझ से ना तो किसी चीज़ को अच्छा कह पाने की के लिए उतना वक्त देते हैं उस चीज़ को, ना बुरा कहने के लिए तो वक्त देने की ज़रूरत नहीं है, तो बुरा तो हम आसानी से कह देते हैं एक बार। और दूसरी बात यह भी है कि किताबें पढ़ के ही पता चलती हैं कि वो अच्छी हैं बुरी, ओके। गाने सुन के पता चलेंगे आपको अच्छे हैं बुरे। मैं ये मानता हूँ कि ये किताबें हों या गाने हों, तादाद में अगर 60% बुरे लिखे जा रहे हैं मैं मानता हूँ, लेकिन 40% अच्छे भी लिखे जा रहे हैं। तो हाल फिलहाल कौन सी ऐसी कोई कहानी या कोई कविता या कोई गीत जो आपको बहुत पसंद आया हो, या कोई ऐसा लेखक जो लग रहा हो कि ये आने वाले वक्त में एक उम्मीद जगा सकते हैं? नहीं, आने वाले उम्मीद जगाने बहुत ही पहले ऐसे लेखक हैं जिन्होंने बहुत सारी उम्मीदें जगाई हुई हैं, पहले तो उनको पढ़ना चाहिए ना। तो ऐसा मुझे बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा, जैसे मैं गीतकारी में अक्सर बात करता हूँ जो है कि मुझे राजशेखर बहुत अच्छे लगते हैं। सही बात, वो बहुत अच्छा लिखते हैं, वो उनकी साहित्य की समझ भी अच्छी है, उनका ज़मीन भी जो थॉट जहाँ से वो उठाते हैं वो बड़ी करेक्ट ज़मीन है उनकी थॉट को लेने की। और जहाँ तक लेखकों की बात है तो मुझे आज के ज़माने में जो भी कंटेम्प्रेरी लोग लिख रहे हैं जो बातें, जैसे मुझे हिंदी में एकांत श्रीवास्तव बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे मुझे पंजाबी में सुरजीत पात्र बहुत अच्छे लगते हैं, वो आजकल ही तो लिख रहे हैं, आजकल ही तो उनकी किताबें आ रही हैं, है ना। और ये लोग वो लोग हैं जो जिनको आप आँख बंद करके कह सकते हैं, एकांत श्रीवास्तव हुए या कुमार अंबुज हुए, कि ये लोग अच्छा लिखेंगे यार, इनकी किताब को पढ़ना चाहिए। या जैसे सुरजीत पात्र हुए या जगतार हुए, तो कि यार इनको पढ़ा जाना चाहिए, ये आज के ज़माने पे समकालीन लोग हैं। तो ऐसे बहुत से लोग हैं।
अच्छा, एक चीज़ और है कि आपकी जो यात्रा चलती रहती है और फिल्म इंडस्ट्री उस हिसाब से बदलती रहती है, एक राइटर को कितना लचीला होना पड़ेगा, या उसमें एक उसका एक युद्ध ये भी है कि वो जिस तरह का लिख रहा है वो कायम रहे, वो ओरिजिनलिटी कायम रहे, और एक तरह का बाजार का भी जो दबाव है, इन सब में कैसे संतुलन बिठाए वो? देखिए ऐसा है, किसी का लचीला होना या ना होना उसकी रीढ़ की हड्डी पे डिपेंड करता है। सिंपल सा आपकी सवाल का जवाब ये है, जिसके तो है रीढ़ की हड्डी सचमुच की, वो तो उतना ही झुकेगा जितना उसका, कह लीजिए एक उसकी अना इजाज़त देगी उसको जितना। और जिसके रीढ़ की हड्डी नहीं है वो तो कालीन भी बन सकता है आपका। राइट, तो उसके बारे में तो बात करने का मतलब ही कोई नहीं है। तो कितना झुकना चाहिए कितना नहीं झुकना चाहिए, बस उतना ही झुकना चाहिए कि आपकी अना बची रहे। मतलब आप किसी को झुककर सलाम कर सकते हैं, पर किसी के पाँव का जूता तो नहीं बन सकते ना। तो ये तो डिसाइड आपको करना है, और हर रोज करना है, और हर मरहले में करना है। अच्छा इरशाद भाई, आने वाले वक्त में आपके हक से हम क्या कुछ, मतलब ज़ीरो के गाने हम सुन ही रहे हैं, और सबसे बड़ी बात ये कही कि मतलब जैसा मैंने अपने इंटरव्यू के शुरू में भी कहा कि हम सभी जो बहुत बेचैन लोग हैं, जो परेशान हैं, वो कम से कम आपके गीतों में ही कोई ठिकाना ढूंढ लेते हैं। कहीं हमें लगता है कि चलो हमारी आवाज़ कहीं तो है। तो इन सब में मेरे ख्याल से इस तरह की रिएक्शन आपको, मतलब फिल्में चाहे तमाशा रही हों, रॉकस्टार रही हों, या हैरी मेट सेजल, ख़ासतौर पे इम्तियाज़ के साथ जो एसोसिएशन आपके रहे हैं, उसमें वो जो युवा है जो बहुत ज़्यादा उसके पास भ्रम वाली स्थिति मौजूद है, वो निर्णय नहीं ले रहा है, उसके लिए आपके पास शब्द हैं। तो ये क्या, मतलब हम अगर सिग्नेचर स्टाइल भी कहें तो इसके पीछे क्या क्या बात है? ऐसी कोई बात नहीं है यार। मतलब तुम जैसा कि कह रहे हो कि मेरे गाने पसंद आते हैं, तो मैं भी तुम्ही में से एक हूँ। मैं भी जो महसूस करता हूँ वो लिखता हूँ। शायद इसी वजह से आइडेंटिफिकेशन भी हो जाती है, इसी वजह से जिस तरह के इमोशंस मैं महसूस करता हूँ वैसे ही आप भी महसूस करते हो। आइडेंटिफिकेशन किसी भी चीज़ के पसंद आने या ना पसंद आने का सबसे अहम रोल होता है आइडेंटिफिकेशन कि क्या आप इमोशनली या किसी और तरीके से उस चीज़ के साथ, उस थॉट के साथ आइडेंटिफाई करते हो या नहीं आइडेंटिफाई करते हो। तो हम अगर आप तक आपकी फीलिंग्स को ही एक्सप्रेस करने के का ज़रिया बन रहे हैं, तो मुझे लगता है इससे खुशी की बात और हमारे लिए क्या हो सकती है। इसके लिए कोई ख़ास मेहनत वाली बात नहीं है। इसके लिए सिर्फ बात ये है कि उन चीज़ों को महसूस करना और रियलिटी से महसूस करना जो असल में आज के समाज में हो रही है। वो भले साडा के थे रखो, भले वो अगर तुम साथ हो या ना हो क्या फ़र्क है, या उस तरह की कमिटमेंट हो कि जब तक जहाँ मैं सुबह शाम है तब तक मेरे नाम तू। अब इस तरह की कमिटमेंट भी जो इजीली आपको लगता है कि अरे यार ये बात तो करेक्ट बात बोल रहा है, ये इससे बड़ी कमिटमेंट क्या होगी कि सुबह शाम तो जाएगी नहीं कभी दुनिया से। और क्योंकि दुनिया से सुबह शाम नहीं जाएगी तो इसलिए तू भी, तेरा और मेरे रिश्ते को भी कोई आँच नहीं आ सकती। राइट, तो वो आप अपने आसपास से, अपने यारों दोस्तों से, अपने कह लीजिए अपने माहौल से, माशरे से, समाज से ही लेते हो। तो आने वाले वक्त में क्या कुछ आपके हक से हमें नज़र आने वाला है? आने वाले वक्त में जैसा इमीडिएटली जो अगर मैं कहूँ, ज़ीरो के गाने आप सुन ही रहे हैं, और मेरे नाम तू आपको पसंद आ गया, और इश्कबाजी पसंद आ गया, अभी कल वो इश्क परचम आपके ज़बान पे आया हुआ है। तो इसके अलावा भारत पिक्चर आ रही है मेरी, सलमान भाई हैं उसमें और कैटरीना ही हैं, और कबीर सिंह पिक्चर आ रही है, शाहिद कपूर हैं उसमें। ये बिल्कुल इमीडिएटली हैं जो हाल फिलहाल में आ जाएंगी। बाकी थोड़े
लंबे प्रोजेक्ट हैं, थोड़ा टाइम लगेगा उनको आने में। तो इम्तियाज़ के साथ भी कुछ बैठक हो रही है, हम चूंकि इस ऑफिस में बैठे हैं तो जाहिर है ये सवाल। जी, मतलब हम यहाँ तो खैर मैं ऐसे ही बैठा ही रहता हूँ ये तो यहाँ हाँ, इम्तियाज़ भाई के साथ भी चल ही रहा है, इम्तियाज़ के साथ काम हो रहा है बढ़िया। और हम कुछ, वही मैं कह रहा हूँ कि कुछ पकाने की कोशिश हो रही है। जब वो कुछ बन गया, बिरयानी हमने कुछ बना ली, तो आप बताइएगा कि आपको स्वाद लगी या नमक कम था या मिर्च ज़्यादा थी, वो जो सारे नुक्स होते हैं तो आप निकाल दीजिएगा सारे नुक्स उसमें से। चलिए अरशद भाई, मेरी ओर से मेरी जिज्ञासाएं तो आपने पूरी शांत कर दी हैं। उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों को भी ये बातचीत बहुत पसंद आए। आप कोई ऐसी बात जो इस किताब को लेके या अपने जज्बात बताना चाहें अपने दर्शकों को, अपने फैंस को, जो रह गई मुझसे जो छूट गई हैं? दोस्तों, मैं सिर्फ आपसे इतनी सी गुजारिश करना चाहता हूँ कि काली औरत का ख्वाब जो मैंने किताब लिखी है, अमेज़ॉन पे भी है, वाणी प्रकाशन ने छापी है, आप प्लीज़ इसको पढ़ें। आप उस इंसान से मिलेंगे ही, उस गीतकार से मिलेंगे जो असल में शायद आपको लगेगा कि ऐसा लड़का तो यार हर मोहल्ले में रहता है, ऐसा ये तो बड़ी, जिसे नेक्स्ट डोर बॉय कहते हैं ना, वो नेक्स्ट डोर बॉय टाइप का आपको लगने लगेगा गीतकार। वो इरशाद कामिल आपको और अपना लगने लगेगा। और वो इरशाद कामिल की ज़िंदगी में किस तरह के उतार चढ़ाव आए, अप्स एंड डाउन्स क्या थे, कहाँ खुशी हासिल हुई, कहाँ मायूसी मिली, वो कुछ थोड़े थोड़े एक कह लीजिए झलकियाँ भी उस किताब में हैं। तो प्लीज़ आप ज़रूर पढ़िए। और उस किताब में मेरा ईमेल आईडी भी है, आप मुझे बताइए कि अपने तासुरात कैसी लगी आपको किताब। बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। उम्मीद करते हैं हमारी ये बातचीत दर्शकों को भी पसंद आए और आगे के तमाम काम के लिए हमारा इंतज़ार और थोड़ा कम हो यही हम चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी, बहुत बहुत